हेलो बच्चों, नमस्कार। मैथ्स विजन विद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हमने कहा था कि संडे को सारा वीडियो अपलोड कर देंगे। एक हमने रचनाएं बना चुका हूं, एक ये लास्ट बनने जा रहा है। इसमें जो जो सिलेबस बचा हुआ है मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। जैसे वास्तविक संख्या हमने कंप्लीट बताया है, लेकिन इसमें एक ये नहीं बताया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है या 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना ये नहीं बताया हूँ। बाकी सब कुछ वास्तविक संख्या में बता दिया हूँ, जाके आप प्लेलिस्ट में देखेंगे। सांख्यिकी भी हमने बता दिया है, काफ़ी कुछ बता दिया। उसमें बहुलक का एक क्वेश्चन नहीं बताया, उसको बता देते हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद दो चरों वाला रैखिक समीकरण 2-4 क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो इम्पोर्टेंट है, और ट्रिग्नोमेट्री के 2-4 क्वेश्चन हैं उसको लेकर के आएंगे, और मेंसुरेशन के 2-4 क्वेश्चन है वो लेके आएंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगता है कि ये आने के चांस है, इंपॉर्टेंट मतलब कि अनसॉल्व के ही क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। जो भी हम पढ़ाते हैं सारा अनसॉल्व का ही क्वेश्चन होता है, उसमें जो इंपॉर्टेंट होता है वो हम अपनी समझ से उसको लाते हैं। तो आप इतना देख लीजिएगा, उसके बाद आप जो पढ़ रहे हैं वो भी देख लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि 50 से 55 नंबर कहीं गया नहीं है। 70 नंबर में से 50 से 55 नंबर कहीं नहीं गया है। जितना हमने पढ़ाया है उतना अगर आप कवर कर लेते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको बेटा विरोधाभास से प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? विरोधाभास से। तो पहले हम मान लेते हैं प्रूफ। मान लेते हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या। अपरिमेय प्रूफ करना है, हम मान लेते हैं परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब बाद में बता देंगे कि जो हमने माना है वो गलत माना है, इसका मतलब क्या होगा? वो अपरिमेय संख्या होगा। तो माना √2 एक क्या है? क्या है? परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किस टाइप का होता है? p/q के रूप में होता है। अतः √2 बराबर क्या लिख सकते हैं बोलो? p/q, जहां q इज नॉट इक्वल 0, p तथा q सह आभाज्य, ये लिखना पड़ेगा, सह आभाज्य पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है। सह आभाज्य मतलब को प्राइम नंबर। सह आभाज्य मतलब को प्राइम नंबर, ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ, ऐसे दो नंबर, ऐसे दो संख्या जो सिर्फ और सिर्फ एक से कटे और किसी भी संख्या से न कटे। जैसे लिखा हो 5/3, तो 5/3, 5 और 3 किससे डिवाइड होगा? सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब 5 और 3 कैसा नंबर है? सह आभाज्य संख्या है। या सह आभाज्य पूर्णांक इसलिए देते हैं कि पूर्णांक होता है ये सब चीजें। कोई दिक्कत नहीं किसी को, सह आभाज्य संख्या बोलो चाहे सह आभाज्य पूर्णांक संख्या बोलो, ठीक ना। ये परिमेय संख्या की डिफिनेशन होती है। यहाँ तक तो क्लियर है। सह आभाज्य समझ में आया कि नहीं आया? सह आभाज्य मतलब 5 और 3 को केवल और केवल 1 काटेगा, 1 के अलावा कोई संख्या इसको नहीं काटेगी। अगर कोई संख्या काट दिया इसका मतलब परिमेय संख्या नहीं रह गई, ठीक है ना। इसका मतलब यही होता है सहभाज्य का। p/q तो मतलब p और q को सिर्फ काटने वाला केवल और 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए अगर आप परिमेय संख्या माने हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बेटा इसको ये लिख सकते हैं p = √2q। अब यहाँ देखिए, अब इसको दोनों √2 है, √2 को हटाने के लिए, रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? पहले इसको लिख ले रहे हैं, 2q² = p²। अरे √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, q का स्क्वायर q² = p²। अब देखो बेटा यहाँ पर इसको समय का एक मान लेना। यहाँ पर क्या होगा? ये 2q² = p² है, तो q² क्या आएगा? p²/2। कहने का मतलब क्या हुआ कि p² को 2 से भाग दिया गया तो q² आया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 2 p² को विभाजित करता है, 2 p² को विभाजित करता है। बात समझ में आया? 2 p² को विभाजित करता है। इसका मतलब क्या होगा बेटा? ये चीज अगर 100% 2 p² को विभाजित करेगा तो 100% 2b को विभाजित करेगा, ये एक रिजल्ट होता है। ये रट डालो, 100% होगा, आप जाके देख लीजिएगा। अगर 2 किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 क्या होगा? p² को विभाजित करेगा। जैसे कहते 2 4 स्क्वायर को विभाजित करता है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 4 को विभाजित करेगा, 2 2 स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब 2 2 को विभाजित करेगा। 2 क्या 3 के स्क्वायर को विभाजित करेगा? नहीं करेगा। जब तो 3 के स्क्वायर को विभाजित नहीं करेगा तो 2 3 को विभाजित नहीं करेगा। अगर उसकी किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसको विभाजित 2 करेगा, अगर करता है तो। समझ में आया ना बात को? तो 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 क्या होगा, पी को विभाजित करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? अगर 2 मान लीजिए 10 को विभाजित कर रहा है, सपोज दैट 2 10 को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू एम लिख सकते हो। अगर 2 10 को विभाजित करता है तो 10 को हम 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होता है। 2 14 को विभाजित करता है तो 14 को 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। एम एम इक्वल यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से 14 7 हो जाएगा, यहाँ एम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 2 अगर पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो आप लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं पी को 2 इंटू एम, जहां एम क्या है बेटा, एम क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है। बात समझ में आया ना? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? अच्छा, अब यहां देखिए, यहां पर दोनों पक्षों को वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। वर्ग करने पर तो क्या आएगा, पी स्क्वायर इक्वल क्या होगा, 4 एम स्क्वायर। हो गया ना? अब यहां देखिए, इसको 1 मान लिया है तो समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान रखने पर तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर क्या है, यहाँ 2q स्क्वायर इक्वल क्या होगा, 4m स्क्वायर। अब इसको क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए, q स्क्वायर इक्वल क्या होगा, 2m स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हो 2m स्क्वायर इक्वल क्या होगा, q स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए, 2 यहाँ है तो m स्क्वायर को यहाँ लिख सकते हो, क्या होगा, q स्क्वायर बाई 2। 2 से q स्क्वायर को भाग दिया गया तभी तो m स्क्वायर आया यहाँ पर, है ना? इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट 2q स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करता है, विभाजित करता है। अगर 2q स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 100% 2 क्या होगा, q को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब बात को समझिए, या विभाजित करता है, चाहे जो लिखिए, 2q को विभाजित करता है लिख लीजिए, या करेगा सही लगेगा, अच्छा लगेगा, करेगा, ठीक है ना? ये हो गया। अब यहां देखिए, 2 p को भी विभाजित कर रहा है, 2 q को विभाजित कर रहा है, जबकि p और q क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है। सह अभाज्य पूर्णांक संख्या मतलब एक के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि p और q दोनों 2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब क्या है, गलत है, विभाजित नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने माना था वो गलत है, इसका मतलब जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है, क्या है, स्पष्ट है कि p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इसका मतलब क्या, जो कि क्या है, जो कि गलत हो, जो कि क्या है, गलत है, क्योंकि p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य पूर्णांक संख्या मतलब p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। बात समझे नहीं समझे, आप लोग समझ में आ रहा नहीं आ रहा? समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है,
जो कि क्या होगा, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ 2 आ गया है। अतः हमारी परिकल्पना क्या है? अतः हमारी परिकल्पना क्या है? गलत है। अतः √2 एक क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। तो बेटा समझ में आ रहा नहीं आ रहा, पहले बताओ। 1 और 2 से स्पष्ट है कि P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? मेरी जो परिकल्पना थी, जो हमने माना था कि परिमेय संख्या है, वो क्या है? गलत है। अतः √2 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या। इतना लिख देंगे, पूरा फुल नंबर मिलेगा आपको। ठीक है बेटा? ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा इतना? कोई दिक्कत? अब यहाँ पर √2 हो, चाहे √3 हो, चाहे √5 हो, सब वैसे लिखना है। जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 3 लिखते चले जाओ, और यहाँ फिर इसके बाद सॉल्व करते चले जाइए। जैसे जैसे प्रोसेस किया हूँ वैसे वैसे करते चले जाना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा तो P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, फिर गलत हो जाएगा। √5 है तो फिर इसके बाद क्या आएगा? यहाँ 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाएगा। कुछ भी हो, √3, √2, √5, √7, कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर कर ले जाएंगे। अब एक इसको कंबाइन में बताते हैं, जैसे 2 - √3 है, 2 √7 है, ये सब कैसे अपरिमेय संख्या होगा एक बताते हैं, बाकी सब वैसे ही करना है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अभी वाले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम ऐसे ही करना है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कोई भी क्वेश्चन आए आप ऐसे कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। पहले क्या मानेंगे? माना 2 - √5 एक क्या है? परिमेय संख्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है। अतः बोलो 2 - √5 बराबर क्या होगा? P/Q, जहां Q इज नॉट इक्वल 0 तथा P और Q सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है। बात समझ में आया ना इतना सबको? ठीक है ना? ये हो गया। अब बेटा यहाँ से आप लोग बहुत गलती करते हो। क्या गलती करते हो? जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता, आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। मैंने कई बार देखा, टेस्ट जब मैंने लिया था तो प्रॉब्लम कई लोगों को हुआ था। तो जब ऐसे ही आए तो आप इसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए। 2 - √5 इक्वल क्या है? P/Q है, तो स्पष्ट है, दिख रहा है। -√5 माइनस है तो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। 2 - P/Q बराबर क्या हो जाएगा? √5। एक तो ये हो गया। अभी और बताता हूँ, इस टाइप को और क्वेश्चन बनेंगे। पहले इतना नोट कर लो, पहले एक क्वेश्चन बढ़िया से बता दिया जाए। इसको लिख सकते हैं 2 - P/Q इक्वल क्या हो जाएगा? √5। अब लिखेंगे चूंकि 2 तथा -P/Q एक अपरिमेय एक क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। या ऐसे लिख सकते हो 2 तथा P/Q एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है ना? अतः इसका अंतर भी क्या होगा? इसका अंतर भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब परिमेय संख्या होगी, ये परिमेय संख्या हो गया। स्पष्ट है, स्पष्ट है कि √5 क्या होगा? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बताओगे? बताओ। क्योंकि ये परिमेय है और ये इसके बराबर है, तो √5 क्या होगा? एक क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो गई। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको प्रूव कर चुका गया है। एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास है
कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः इसका मतलब क्या हुआ, अतः हमारी परिकल्पना क्या है, परिकल्पना गलत है। हेंस इसलिए 2 - √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या होगी। कोई दिक्कत है बताओ बेटा, यहाँ पर अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो बताइए, बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब भाई यहाँ √5 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या बन जा रही है, लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 हमने प्रूव किया है कि अपरिमेय होता है। इसका मतलब कि जो हमने माना था वो गलत माना है भाई, इसका मतलब जो माना है मैंने गलत माना है, इसलिए क्या हो जाएगा 2 - √5 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब बेटा यहाँ से काफी आप लोग दिक्कत करते हैं, दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है गुणा भाग में, जोड़ घटाना में। जैसे मान लीजिए लिखा गया हो 5 + √3 लिखा हो, अब क्या करेंगे, इसको p/q मान लेंगे। अब यहाँ √3 प्लस में है तो √3 इधर लिख दो, p/q -5 लिख दो। फिर क्या लिखोगे, p/q क्या लिखोगे बोलो, इतना लिख लोगे ना, कैसे किए, √3 अब 5 को इधर ले जाए दाएं तरफ तो माइनस हो गया। अब यहाँ क्या कर देंगे, p/q और 5 क्या है, परिमेय है, तो इसका अंतर भी क्या होगा, परिमेय होगा, इसका अंतर भी क्या होगा, परिमेय होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, हाँ तो ये परिमेय होगा। अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय हो गया, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या होगा, 5 + √3 एक परिमेय संख्या, एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अगर ये लिखा हो, काफी कुछ टाइप का क्वेश्चन आ जाए भाई, ऐसे करो, ये तो हो गया, √5 - 2 लिखा हो, ऐसे भी लिखा हो, तो इसको क्या मान लेंगे, 2 क्या ले लो, 3 ले लेते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब यहाँ p/q, अब गुणा भाग में थोड़ा सा आना चाहिए भाई, क्या करेंगे, √5 यहाँ क्या होगा, p/q + 3 लिख देंगे। p/q क्या है, परिमेय है, 3 क्या है, परिमेय है, तो इनका जोड़ भी क्या होगा, उनका योग भी क्या होगा, परिमेय होगा। अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय हो गया। फिर इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 - √5 √5 - 3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। एक मान लीजिए ये लिखा हो 2√7 लिखा हो, फिर p/q मान लेंगे, तो √7 इक्वल क्या आ जाएगा बताओ, p/q क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा। फिर वही लिख देंगे, कुछ भी सीधे सीधे लिख देंगे, क्योंकि p/2q क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो √7 भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। फिर इस तथ्य का विरोधाभास है कि √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है, इसलिए क्या होगा 2√7 एक अपरिमेय संख्या। कुछ भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, थोड़ा जोड़ घटाना गुणा भाग थोड़ा सा सीख लो, ये होना चाहिए। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे, 100% एक क्वेश्चन आने वाला है, या तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आता है या तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। चलो, या तो दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन बहुलक का हमने बताया था, बहुलक का एक क्वेश्चन छूटा था, मैंने सोचा था कि ये भी इसको बता दूं, है ना। सांख्यिकी हमने डिटेल में बताया है, तो हमने ये क्वेश्चन छूटा था तो हमने कहा इसको बता देते हैं। तो क्या रहा, निम्नलिखित बारंबारता पैटर्न का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। दोबारा घनताल दिया है, बारंबारता दिया हुआ है। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ साफ साफ दिख रहा है, या तो आप ऐसे बना लीजिए, और नहीं तो फिर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ऐसे ही बनाए रहेंगे तो भी सब ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, बहुलक ज्ञात करने के लिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए पहले क्या निकालेंगे, बहुलक वर्ग निकालेंगे। तो दिए गए आंकड़े का बहुलक वर्ग ये निकालना है। तो बहुलक वर्ग क्या होता है, अधिक बारंबारता वाला वर्ग देखेंगे, क्या बराबर क्या होगा, अधिक बारंबारता वाला वर्ग देखेंगे, वही हमारा क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। ये सब बताया हूँ, बहुलक वर्ग बताया हूँ कैसे निकाला गया है, 2 वीडियो बनाया हूँ सांख्यिकी का, देख लीजिएगा। अधिक बारंबारता वाला वर्ग कौन है, इसमें 2 है, 3 है, 7 है, 9, ये वाला है। तो क्या हो जाएगा, 55 से 70। पहली बात तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है,
बहुलक का फार्मूला हमने बताया था, क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है H, ये होता है। तो सब लिख लिया जाए। तो पहले क्या होगा, अब यहाँ L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा क्या हो जाएगा 55। अब H निकाल लो, तो बहुलक वर्ग का वर्गमाप की वर्गमाप चाहे जहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से घटाओ, चाहे यहाँ से घटाओ, चाहे यहाँ से घटाओ, सब में सेम है। तुम घटाना 25 में से 10 गए 15, 10 25 15 हो जाएगा, या इसे घटा दो, 70 में से 55 घटाएंगे तो भी 15 आएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ देखिए ये तो वर्गमाप क्या होगा, H आ गया। अब हमें क्या निकालना है, F1। F1 क्या है, F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, क्या बोलो, F1 कितना है 9। अब F0 क्या है, F1 और यहाँ F0, यहाँ क्या हो F2, जस्ट ठीक। तो क्या होगा, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, पहले वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता क्या हो जाएगा, F0 ठीक पहले क्या है 7 हो जाएगा। फिर बहुलक वर्ग के ठीक बाद वर्ग की बारंबारता, ये क्या हो जाएगा F2, कितना है ठीक बाद कितना है 5। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, इतना हो गया। अब सब कुछ निकल आया, अतः दिए गए आंकड़ों का बहुलक ये हो, क्या हो जाएगा, L कितना है 55, F1 कितना है 9, F0 कितना है, F0 7, F0 क्या है 7 है, और 2F1 2 9 18 हो जाएगा, F0 कितना है 7, F2 कितना है 5, H कितना है 15। सॉल्व कर लीजिए, 55 9 में 7 गए 2, 7 5 12 6 18 गुणे 15, 3 5 15, 3 2 6, 2 1 2, 55 प्लस 5 बराबर क्या होगा 60। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब तोरण वाला नहीं बताया हूँ, तोरण वाला ये सब आता होता नहीं है, जल्दी इतना बता दिया और सफिशिएंट है, ठीक है ना। अब ज़्यादा टाइम है नहीं इतना, अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें 2 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं वो बता देते हैं, आप लोग अपना पढ़ते रहिए। बस हमारा कहने का मतलब ये है कि जो मैं बताऊँ पहले उसको आप देख लीजिए, उसके बाद आपको जो अच्छा लगे वो आप पढ़िए, है ना। तो बहुत फायदेमंद रहेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आप लोग के बीच। चलिए ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए 2 घनों, अब देखिए फार्मूला सब लिखा हुआ है किताब में, बुक में आप लोग देख लीजिएगा। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन क्या है 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए घन और घनाभ में अंतर क्या होता है, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, और घनाभ में क्या होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में कम से कम 2 क्या होती है, अलग होती है, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, और घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, सब सेम होती है, इसलिए इसको कोर की लंबाई कह दिया जाता है। घन के कोर की लंबाई मतलब कह दिया गया, इसका मतलब कि क्या हुआ कि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, तीनों सेम है। अच्छा, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। तो पहले आप ध्यान दीजिएगा, घन समझ में है ना, ये मान लीजिए इसको घन ले लें, ये घन है, देखो
यहाँ देखो, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, तीनों क्या है, बराबर है। आपको दिख रहा होगा, आप लोग को यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा कि ये देखिए, ये लंबाई मान लो, ये कुछ भी हो, ये लंबाई मान लो, ये क्या है, चौड़ाई, दिख रहा है सबको, ये लंबाई मान लो, ये चौड़ाई मान लो, ये ऊंचाई, यहाँ तीनों बराबर है, इसलिए घन है ना। तो घन के कोण की लंबाई क्या मान लीजिए, x मान लें तो सब x हो जाएगा, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, सब कुछ x हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, घन है। इसी तरह एक घन और ला करके, एक घन और नहीं है, मतलब आप लोग समझ जाइए, एक घन ये है। पहले बताइए, पहले तो घन का आयतन दिया है, तो पहले घन के कोण की लंबाई निकाल लो। तो पहले क्या मान लेते हैं, माना क्या लिखें पहले, माना घन के कोण की लंबाई, कोण मतलब भुजा, कोण की लंबाई मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब। घन के कोण की लंबाई क्या मान लेते हैं, x सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर मान लिया। बात समझ आया नहीं आया, आ रहा है। अब प्रत्येक घन का आयतन है, प्रत्येक घन का आयतन 64, मतलब हर घन का आयतन क्या है, 64 है। तो घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए भाई। घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब, भुजा का क्यूब, है ना। या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब सेम होती है, तो कोण की लंबाई का क्यूब, ठीक है ना, ये हो गया। और घन का आयतन यहाँ कितना दिया है, 64, एक्स क्यूब, तो एक्स इक्वल क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 64। तो 64 का क्या लिखाएंगे यहाँ पर, 3 का जोड़ा बनेगा, 3 का मतलब 1 बनेगा, तो 4 चौक 16 चौको 64, मतलब 3 का 4 गुणे 4 गुणे 4, 3 का 1 निकलेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए, घन के कोण की लंबाई क्या हो गई, 4 सेंटीमीटर, ये कितना होगा, 4, ये कितना होगा, 4, सब 4 हो गए हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह एक घन और लाओ, इसकी जो आयतन, इसका भी आयतन क्या है, 64 है, और एक घन जो और लाओ वो, जब एक घन और लाओगे इसको जोड़ दो, जब जोड़ोगे तो अब लंबाई क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये 4 8 हो गया, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी, दोनों में सेम होगी, नहीं दिख रहा है। अरे भाई, ऐसे ही घन एक घन और रखो, तो लंबाई कितना हो गई, 8, लंबाई कितना हो गया, 8, और चौड़ाई यहाँ कितना है, चौड़ाई तो यही होगा ना, चौड़ाई कितना हो गया, 4, और ऊंचाई कितना हो गया, 4, लंबाई 8 हो गई। आपको पता चल गया होगा, तो अगर डायग्राम बनाना हो तो बना लो, बना लें थोड़ा सा। आप लोग ऐसे मत बनाइएगा, थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कैसे बनाया जाए, ऐसे 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 ऐसे, ये वाला हटा देते हैं, थोड़ा सा ये बनाने का तरीका है थोड़ा सा, क्योंकि दिख जाइए हो गया। और इसी तरह यहाँ पर भी बना लो, और 5 में ले आओ, समझना है बस भाई, घन है। ये हो गया, समझना है कुल मिला के। देखिए, ये कितना है, 4 है, ये कितना है, 4 है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, इसको जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। और चौड़ाई ऊंचाई क्या हो जाएगी, 4 होगा। तो स्पष्ट है, स्पष्ट है कि घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई, ये 4 है, सब 4 है, 4 4 4 4 4 4, लेकिन लंबाई अब क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। घन की लंबाई L बराबर क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई क्या होगा आपका, 4 सेंटीमीटर होगा, और ऊंचाई क्या होगा, 4 ही सेंटीमीटर होगा। हो गया।
अब क्या कर रहे हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, याद है, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। L मान लो, इसको B मान लो, इसको H मान लो। तो कर लीजिए, ठीक है। 2 L कितना है 8 गुणे 4, B कितना है 4 गुणे 4, HL H कितना है 4 गुणे L कितना है 8। तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 32 दूना 64 और 64 प्लस 16, 6 4 10, 6 1 7 1 8, 80 दूना 160। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वर्ग मीटर। तो बेटा सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले बताइए। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, नोट कर लीजिए। एक 2 3 क्वेश्चन और लाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। सॉरी, 160 वर्ग मीटर नहीं, 160 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट क्या है आपका, सेंटीमीटर में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन पर, देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 8 सेंटीमीटर लंबे तांबे के एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए, तार का मोटाई ज्ञात कीजिए, की चाहे जो लिखो, तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। सच पूछे, समझते हो क्या किया गया है इसमें? इसमें किया गया है, चलिए अब आइए एक क्वेश्चन और आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्या लिखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 8 सेंटीमीटर लंबे तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। सच पूछे, जानते हो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, पहले बात को समझो, इसकी त्रिज्या कितनी है बोलो? इसकी त्रिज्या कितनी है? ये त्रिज्या इसकी 1 है, 1 है। ये कितनी त्रिज्या है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये अब इस तार को, इस लंबे तांबे की छड़ को सच पूछे गलाया गया होगा। इसको गला करके एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबा, कितना मीटर लंबा बना दिया, 18 मीटर लंबा, एक 18 मीटर लंबा ऐसे बनाया होगा। अब त्रिज्या कम हो गई होगी। 18 मीटर वाले, 18 मीटर लंबे वाले लंबे तार के रूप में खींचा जाता है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। मोटाई मतलब समझते ना, ये मोटाई मतलब त्रिज्या अगर पता होगा, इसकी त्रिज्या पता चल जाए तो इसकी दुगुनी कर देंगे तो ये मोटाई हो जाएगी, ये मोटाई है, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा ना, कितना है 18 सेंटीमीटर, 18 मीटर, मीटर मतलब समझ में आ रहा है, ये सेंटीमीटर है, कितना है 8 सेंटीमीटर है लंबाई। ये 18 मीटर मतलब क्या हो, 1800 सेंटीमीटर। बात समझ में आया नहीं आया? तो पहले यहाँ बताइए क्या क्या दिया है। दिया है, क्या दिया है, तांबे की छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। इसको लंबाई, इसको इधर कर दीजिए, ऊंचाई बन जाए। बेलन है ये, क्या है, बेलन है, बेलन है ये भी बेलन, वो भी बेलन, बेलन है। लंबाई यह मतलब एच की बात हो रही है, ऊंचाई, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, त्रिज्या कितनी है, तांबे की छड़ की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर है। ये हो जाएगा। तो तांबे की छड़ का आयतन क्या होगा पहले बताइए। तांबे के छड़ का आयतन लिखना हो तो लिख सकते हैं कि अभी ना लिखें, बाद में लिखेंगे। अब यहाँ इतना हो गया, क्लियर है सब लोग को? पाई आर, इसको हम मान लेते हैं त्रिज्या क्या है यहाँ पर, स्मॉल आर है। अब आइए तार की बताएं। अब तार की लंबाई क्या है, तार की लंबाई, तार, अब इसको गला के तार की लंबाई किया, तार की लंबाई कितना है, एच, यहाँ कैपिटल एच मान लेते हैं, 1800 सेंटीमीटर है। त्रिज्या क्या मान लें,
त्रिज्या इसका कैपिटल मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है। अब चूंकि लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ लिखा नहीं है, चूंकि तांबे के छड़ को गलाकर ये सच पूछे तो ये लिखना चाहिए था इसको, गलाकर एक समान मोटाई तार के रूप में खींचा जाता है या ढाला जाता है, चाहे जो लिखो, ढाला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आयतन और इसका आयतन इसी को इसके रूप में ढाला गया। इसका मतलब इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा, बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, तांबे के छड़ का आयतन बराबर तार का आयतन। तार यहाँ बेलन है, दोनों बेलन है, तार का आयतन। इसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसको पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच मान लिया गया। यहाँ पाई क्या है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1 का होल स्क्वायर, एच कितना है 8 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर, और एच कितना है यहाँ पर 1800 सेंटीमीटर है ना। तो आर स्क्वायर इक्वल क्या आएगा, आर स्क्वायर इक्वल आएगा 8/1800। इसको कह सकते हो आर इक्वल 2 से काट दिए, 2 चौक 8, दोनों 18, ये हो जाएगा आर स्क्वायर ना, 2 से काट दिया, 2 चौक 8, दोनों 18। अब आर इक्वल क्या आएगा, इसका वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 30 हमें क्या होगा 900, ये हो जाएगा। अब ये आर की वैल्यू क्या आएगी, 1/15 सेंटीमीटर। तार की मोटाई, ये मोटाई है ना, ये त्रिज्या आर हुआ। अब मोटाई मतलब क्या हुआ, इसका दुगुना कर देंगे, ये मोटाई है, ये कितना है, ये आर है, समझ में आ रहा ना। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, आर है, हमें मोटाई निकालना है पूरा, तो इसका मतलब क्या होगा 2r कर देंगे। तार की मोटाई क्या होगी, तार की मोटाई क्या हो जाएगा 2 टाइम्स r, तो 2 बटे क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब इसको भाग देना, भाग दे लीजिए, नहीं तो इतना होगा, नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं। चलिए अभी ये क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसी तरह काफ़ी क्वेश्चन आता है, गला करके ये बनाया गया, कभी शंकु से गोला बना गया, कभी गोला से शंकु बनाया गया, कभी बेलनाकार बनाया गया, मतलब सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है। तो पहले ये इसको बता दें, फिर उसके बाद फिर 2-4 क्वेश्चन किस टाइप का बनता है आपको हिंट दे देते हैं, जबकि आएगा तो आप लोग कर ले जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। पहले इसको बता दिया जाए, फिर इसके बाद बात करते हैं। क्या लिखा है, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाला, यहाँ ध्यान देना है, त्रिज्या नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो इस ठोस गोले का व्यास ज्ञात करना। पहले बात ध्यान देना, व्यास दिया हुआ है, एक गोला है, इसका व्यास कितना है 12 है, एक गोला है, इसका व्यास कितना है 16 है, एक गोला है, इसका व्यास कितना है 20 है, एक गोला बड़ा बन गया, इसका व्यास कितना है नहीं पता है ना, तो इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r है, तो व्यास कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए, पहले बताइए कि ये व्यास है, तो पहले गोले की त्रिज्या क्या होगी, पहले गोले की त्रिज्या r1 क्या होगा, 12/2 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या होता है, ये हो जाएगा। तीनों को पिघला दिया गया, जब तीनों को पिघला के एक बड़ा गोला बनाएंगे, तो तीनों गोले का आयतन बराबर क्या होगा, बड़े गोले का आयतन हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। तो दूसरे गोले की त्रिज्या क्या होगी, दूसरे गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, r2 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और तीसरे गोले का आयतन क्या हो जाएगा, तीसरे गोले का आयतन त्रिज्या क्या हो जाएगी, r3 बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो माना क्या लिखेंगे, माना नए ठोस, या ऐसे लिखेंगे, चूंकि क्या लिखोगे, चूंकि
तीनों गोलों को पिघलाकर एक नया ठोस गोला बनाया गया। तो पहले मान लेते हैं, माना नए ठोस गोले की त्रिज्या क्या मान लें, गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, आर सेंटीमीटर, ठीक है ना। अतः क्या लिख देंगे, अतः तीनों गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, नया बना ठोस गोले का आयतन। यही होगा ना भाई, पिघला के नया बनाया गया तो इसको तीनों गोले का आयतन। तो पहले गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r1 क्यूब, फार्मूला पता होना चाहिए भाई, 4/3 पाई r2 क्यूब, 4/3 पाई r3 का होल क्यूब, इक्वल क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r का होल क्यूब। 4/3 पाई क्या होगा, तीनों में कैंसिल हो जाएगा, ये कॉमन ले लेंगे, चाहे जो करिए कॉमन ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, r1 का होल क्यूब क्या होगा, 6 का होल क्यूब प्लस 8 का होल क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 10 का होल क्यूब बराबर क्या होगा r का होल क्यूब। 66 36 छक्का 216, 8 9 64 28, 8 6 32, 8 6 58, 51, 512, 10 दामा 100 दामा 1000 बराबर r क्यूब। कितना हो जाएगा, 4 8 216 512 507 क्या आएगा, r क्यूब की वैल्यू क्या आएगी 1728, r इक्वल क्या आएगा क्यूब रूट ऑफ 1728, और इसको जब हल करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो सेंटीमीटर, ये हो गया। हमें व्यास निकालना है, व्यास क्या हो जाएगा 2 × r, कितना आ जाएगा 12 × 24 सेंटीमीटर। अब देखिए ये तो हो गया इतना। अब क्वेश्चन कैसे बनता है ये नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लो फिर बताते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया कि 4 सेंटीमीटर का एक गोला है, 4 सेंटीमीटर का एक गोला है। अब इसको पिघलाकर एक बेलन बनाया गया, और मान लीजिए कितने सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर का। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खत्म हो गया। तो गोले का आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब इसका बेलन का आयतन क्या होता है पाई, यहाँ r माने तो ये इसका r को दूसरा मान लो r², यहाँ कैपिटल S लिख लीजिए या स्मॉल s लिख दीजिए। तो गोले का आयतन बराबर क्या होगा बेलन का आयतन। तो इसकी त्रिज्या यहाँ पर दिया है और इसकी त्रिज्या यहाँ पर दिया है, ऊंचाई निकल आएगा। अगर स्मॉल मान लेते हैं, पिघला के कुछ भी बनाया गया तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आता है, ये तो गोला को पिघला के बेलन बनाया गया, अब बेलन को पिघला के शंकु बनाया गया, ऐसे तमाम। एक और क्वेश्चन आता है, एक गोले की त्रिज्या मान लीजिए 4.2 सेंटीमीटर है, इसको पिघला करके एक शंकु बनाया गया जिसकी त्रिज्या मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है। ये ऊंचाई हो गया, ये क्या हो गया 2 सेंटीमीटर। क्या बना, शंकु। क्या बनाया जा रहा है, शंकु बनाया जा रहा है। शंकु समझ रहे हैं ना, ऐसे शंकु बनाया गया, एक गोला है। इसका मतलब क्या हुआ, अब कह रहा है कि ऐसे कहेगा 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया जा रहा है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। बताओ कितने शंकु बनेगा, इस गोले को पिघला के बताओ कितने शंकु बनेगा। तो आप क्या करेंगे, पहले गोले का आयतन निकाल लो, फिर एक शंकु का आयतन निकाल लो। तो एक शंकु के आयतन को गोले के आयतन में भाग दे दो, शंकुओं की संख्या आ जाएगी। अरे भाई इसको पिघला के थोड़ा थोड़ा इससे बना के एक शंकु बनाया गया है, तो इसका कई शंकु बनाएंगे ना, कई शंकु बनाएंगे। तो क्या करेंगे, कई शंकु बनाएंगे, जितने शंकुओं की संख्या होगा, मान लीजिए n है, तो क्या करेंगे, अच्छा एक मिनट, ये हो गया। तो माना शंकुओं की संख्या क्या है n है, ऐसे लिख दो, माना शंकुओं की संख्या क्या है n है। तो क्या करेंगे, गोले का आयतन बराबर n गुणे एक शंकु का आयतन,
ये होगा ना, क्योंकि शंकु तमान बनाए गए हैं, एक इतने 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 ही नाप का तमान शंकु बना हुआ है। तो मान लीजिए n शंकु बना है, तो एक शंकु का आयतन गुणे क्या हो जाएगा n। तो n बराबर क्या हो जाएगा, एक शंकु का आयतन गोले के आयतन में भाग दे दो, तो n जितना आएगा, मान लीजिए कितना आ गया, 15 शंकु आ गया, तो 15 शंकु का आयतन गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो पिघला करके क्वेश्चन किसी भी टाइप का आपसे पूछा जा सकता है, आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, ये मत कहिएगा कि ये सर बताया नहीं गया था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन ये ले लेते हैं, क्या लिखा हुआ है देखिए, कह रहा है कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोला बना लो, पहले क्वेश्चन समझ लो क्या कह रहा है। अर्धगोला, ये अर्धगोला पर अध्यारोपित है कौन, शंकु। तो शंकु बना लीजिए, अध्यारोपित मतलब जानते पूरा पूरा इसको ढक ले रहा है इसको, इसका मतलब जानते ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अर्धगोले की जो त्रिज्या है वही शंकु की त्रिज्या है ना। अब कह रहा है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान है। इसका वक्रपृष्ठ और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या है, समान है। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो शंकु की त्रिज्या चाहे अर्धगोले की त्रिज्या कहे तो दोनों सेम है। यहाँ पर अध्यारोपित करने का मतलब क्या हुआ, ये भी तो एक वृत्ताकार है, तो इसकी त्रिज्या कितना ये है। तो पहले क्या मान लेंगे बोलो, माना शंकु के आधार एक वृत्त है, आधार की त्रिज्या क्या मान लेते हैं r, तथा ऊंचाई क्या मान ले h है, कोई दिक्कत। ऊंचाई h है, तिर्यक ऊंचाई क्या है l है। तिर्यक ऊंचाई इसमें यूज होगा क्योंकि वक्र पृष्ठ है। आधार त्रिज्या r, ऊंचाई h, आधार r, तिर्यक ऊंचाई l तथा ऊंचाई क्या है h है, ठीक है ना। अच्छा, और तथा अर्धगोले की त्रिज्या क्या मान लेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या डायग्राम से दिख रहा है स्मॉल r ही होगा। बात समझे नहीं समझे, अर्धगोले की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या दोनों सेम है क्योंकि अध्यारोपित है। अब यहां देखिए अर्धगोले का वक्रपृष्ठ दिया है, क्या दिया है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर क्या है, शंकु का वक्रपृष्ठ, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, याद होना चाहिए। गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 4 पाई a स्क्वायर होता है। यहाँ क्या होगा 2 पाई r स्क्वायर, r त्रिज्या है यहाँ पर। शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई r l होता है, पाई r l होता है। अब देखिए यहाँ l तो दिया नहीं है, त्रिज्या ऊंचाई निकालना तो एक फार्मूला होता है। अगर ये h हो, ये r हो, ये l है, तो l का फार्मूला होता है, अच्छा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और r से r कैंसिल, तो 2r, और यहाँ एक r से r कैंसिल, 2r हो जाएगा। l का फार्मूला होता है अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये सब पढ़ोगे पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगा। l r h में एक रिलेशन होता है पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये क्या हो जाएगा, l को क्या लिख सकते हैं h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दोनों पक्षों को वर्क कर दो, क्या आ जाएगा 4r स्क्वायर इक्वल h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो r स्क्वायर इधर ले आइए, 3r स्क्वायर इक्वल क्या हुआ है h स्क्वायर, वर्गमूल ले लीजिए अंडर रूट 3r इक्वल h। तो त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात, तो r बटे h इक्वल क्या होगा 1 बाई अंडर रूट 3। तो r अनुपात h क्या है, 1 अनुपात अंडर रूट 3। तो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, तिर्यक ऊंचाई का अनुपात करता, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आप क्या करेंगे, दोनों को वो दिया रहेगा समान का इक्वल करके आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन और लाते हैं फिर इसके बाद खत्म करते हैं इसको। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अभी इसके जस्ट पहले वाला बताया गया था, लेकिन वहाँ वक्र पृष्ठ भी निकालना था, बराबर दिया था, यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम सॉल्व करके नहीं बताएंगे, सिर्फ डायग्राम से आपको समझा देंगे, आप लोग घर पर कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्या लिखा है, एक खिलौना है जो 3.5 सेंटीमीटर, एक खिलौना बना हुआ है
और खिलौना कैसे बना है? 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अभी जस्ट बताया गया था। हम्म हम्म जी, ये है एक खिलौना बना हुआ है। खिलौना कैसे बना हुआ है? एक शंकु का है जिसकी त्रिज्या कितना दिया है बोलो? त्रिज्या कितना दिया है? ये क्या है? 3.5 सेंटीमीटर है। अच्छा, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, तो ये सही बात है। तभी अध्यारोपित मतलब एक दूसरे को ढक लेता है। संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया है बोलो? संपूर्ण ऊंचाई मैं डायरेक्ट करूंगा। संपूर्ण ऊंचाई कितना है? 15.5 है। 15 क्या है? 5। तो पहले बताइए, अब यहाँ की संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। त्रिज्या यहाँ r पता है, ये r है। हमें क्या निकालना है? h। पहले बात को समझिए, ये दूरी निकालना है, ये निकालना है। तो ये अर्धगोला है ना, तो अर्धगोला ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या कितना होगा? 3.5। कितना हो जाएगा? 3.5। तो यहाँ जो a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, इसको d मान लो, इसको e मान लो। तो जो ए है, शंकु की ऊंचाई जो है h जो है क्या होगा? पूरी ऊंचाई में से कितना घटा देंगे? 3.5 घटा दो। अरे भाई यही तो, ये त्रिज्या है ना। 3.5 घटा दोगे तो 12 से 3 गए 15 से 3 गए 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना हो जाएगा? 12। बस खत्म हो गया। ये r दिया है, h दिया है, l निकाल लेंगे। l का फॉर्मूला क्या होता है? √r² + s²। इससे l निकल आएगा। अब शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होगा? शंकु का वक्रपृष्ठ क्या आएगा? फॉर्मूला क्या होता है? πr/l। पाई r की वैल्यू क्या है? 3.5 और l की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, ये हो जाएगा। और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होगा? अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा? क्या होता है? 2πa²। तो 2πr²। तो 2πr² 3.5 का स्क्वायर। अब पूरे खिलौने का वक्रपृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, दोनों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण खिलौने का वक्रपृष्ठ आ जाएगा, या खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ ही हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और लाते हैं, समझा देते हैं, आप लोगों को करना है घर पर, है ना। अब ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। कहिए तो समझा दें या तो लिख भी दें। चलिए देखते हैं कैसे होता है, क्या दिया हुआ है। कह रहा एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, एक लंबवृत्तीय बेलन में डाला जाता है, लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 से ही 5 मीटर 9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास क्या कीजिए। बहुत ही आसान है, अगर समझना चाहें तो बहुत ही आसान है। देखो कैसे। यहाँ पानी भरा हुआ है, थोड़ा पानी भरा है, थोड़े भर देते हैं, चाहे जितना भर दो, क्या करना है, और कम कर दो, बस और कम कर दो, बस इतना पानी भरा है। अब कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है, इसमें क्या कर दे रहा है? ये पूरी तरह डूब जाता है, पूरी तरह क्या हो जा रहा है? डूब जा रहा है। जब बेटा यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है, जब यहाँ गोला को डालोगे तो इतना, तो जब गोला को डालोगे तो पानी क्या होगा? ऊपर आएगा। ऊपर मान लीजिए इतना आ गया पानी। कितना आ गया पानी? इतना। कितना? 3 सही 5 मीटर 9। ये कितना है? 3 सही 5 मीटर 9 ऊंचाई मान लीजिए बढ़ गया पानी। भाई पानी भरा है,
अब भाई कंकड़ पत्थर डालोगे तो पानी ऊपर आएगा नहीं आएगा, तो हमने क्या कर दिया, गोला डाल दिया। जब गोला डालेंगे तो पानी का लेवल बढ़ेगा। तो मान लीजिए कहाँ तक बढ़ गया, कितना ऊंचाई तक बढ़ा, 3 सही 5 मीटर 9 सेंटीमीटर तक बढ़ा। अब आगे कह रहा है, तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह इतना बढ़ जाती है तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है। इसका त्रिज्या क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, इसका त्रिज्या आर मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए गोले का व्यास है, क्या दिया है गोले का व्यास, गोले का व्यास क्या है, बहुत फास्ट लिखवाएंगे, बस समझा भी देते हैं। व्यास कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 12/2 आधा हो जाएगा, तो क्या होगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो गोले का आयतन अगर पूछे तो क्या होगा, गोले का आयतन, आयतन क्या हो जाएगा, पाई 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, आर क्यूब कितना है 6 का होल क्यूब, तो कितना आ जाएगा ये 4/3 पाई 6 36 6 16 और 6 और 6 3 2 6 2 6 12 6 72 6 36 2 72 4 2 8 4 7 28 288 पाई घन सेंटीमीटर आएगा ना। अच्छा अब लिखोगे, मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि गोले को पानी से भरे, क्या लिखोगे, क्योंकि गोले को, हाँ, चूंकि गोले को आंशिक रूप से भरे हुए बेलनाकार में, क्या लिखेंगे, चूंकि गोले को आंशिक रूप से पानी से भरे हुए बेलनाकार में डुबोया जाता है, और गोला पूरी तरह क्या हो जाती है, डूब जाता है। क्या, चूंकि गोले को बेलनाकार बर्तन में आंशिक रूप से भरा हुआ पानी में डुबोया जाता है, और गोले का आयतन क्या हो जाता है, गोला क्या हो जाता है, डूब जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गोले के आयतन, गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, जितना गोले का आयतन होगा उतना है पानी का लेवल क्या हो जाएगा, उतना ही आयतन बढ़ जाएगा। मतलब ये क्या होगा, एक प्रकार से बेलने तो है, बेलनाकार ये भी है, आ रहा नहीं रहा है। तो गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का बढ़े हुए पानी के लेवल स्तर का आयतन, मतलब ये क्या होगा, बेलनाकार का आयतन हो गया। तो गोले का आयतन क्या है 288 पाई, बढ़े हुए पानी का स्तर का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, एच क्या है 9 3 27 27 5 32/9। सॉल्व कर लीजिए इसको, है ना, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 288 गुणे 9/32 बराबर आर स्क्वायर, तो कैंसिल होएगा। 9 दूना 18, 9 तो 27 1 28, 9 से कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या आएगी 9। तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास कितना हो जाएगा 2 गुणे 9 बराबर क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ये समझ में आया नहीं आया, पहले बताइए। तो पहले क्या लिखेंगे, क्योंकि गोले को बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है और गोला पानी में पूर्णतः डूब जाता है, अतः गोले का आयतन बराबर क्या, बढ़े हुए पानी के स्तर का आयतन, स्तर मतलब बढ़े हुए पानी का स्तर का आयतन मतलब बेलन का आयतन इतना है, और लिख देंगे ये हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना। मैं जो समझाना था वो समझा दिया बेटा, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कहो तो हम लिख भी सकते हैं, लेकिन लिखेंगे नहीं, बहुत है इतना। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी है। क्या लिखा है, सिंपल है, जब समझ में आ जाएगा तो, है ना। तो 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। खोदने से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 20 मीटर गुणे 14 मीटर के आकार का चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा ना। इसमें क्या कह रहा है बेटा कि 20 मीटर गहरा,
और 7 सेंटीमीटर व्यास का है। तो ध्यान देना है, बहुत अंतर होता है, कभी कभी त्रिज्या ले लेते हैं, गड़बड़ा जाता है। 7 मीटर का क्या है, व्यास है। अब यहाँ देखिए, पहली बात इसकी त्रिज्या कितना होगी, बेलनाकार का आयतन क्या हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, 7/2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको क्या करेंगे, एक कुआं खोदा गया, जब कुआं खोदा गया, ऐसा कुआं खोदा गया, तो जो मिट्टी निकला वो मिट्टी का आयतन बराबर क्या होगा, बेलनाकार कुएं का आयतन। निकाले गए मिट्टी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा बताओ, बराबर बेलनाकार कुएं का आयतन। भाई खोद के तो बेलनाकार बनाया गया है इसको, बेलनाकार कुएं का आयतन होगा नहीं होगा। निकाले गए मिट्टी का आयतन बराबर क्या होगा, खोदे गए मिट्टी का आयतन क्या होगा, बेलनाकार कुएं का आयतन हो जाएगा। भाई इसको मिट्टी निकाला गया, निकाल के फिर क्या किया गया, एक चबूतरा बनाया गया, चबूतरा कुछ ऊंचाई का, है ना। तो पहले बताइए कि निकाले गए मिट्टी का आयतन बराबर क्या होगा, बेलनाकार कुएं का आयतन। और बेलनाकार कुएं का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। पाई r की वैल्यू क्या है, 7/2 का होल स्क्वायर। h कितना है, 20। ये तो समझ में आ रहा है, 4×5 = 20, 7×49, 49×5 हल कर लो ना, 7×49 = 4, 4×5 = 20, 5×9 = 45, 20 4 24, तो क्या आ जाएगा 245। हल कर लीजिएगा, कहीं गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेना, घन मीटर, है ना। अच्छा, अब यहाँ देखिए, जो इस मिट्टी का जब निकला तो एक चबूतरा बनाया गया, कितनी लंबाई का, 20 मीटर लंबाई और 14 मीटर क्या है, 14 मीटर क्या है चौड़ाई। तो कुछ ऊंचाई होगी ना, जब मिट्टी आप डालेंगे तो कुछ ऊंचाई होगी, तो वही ऊंचाई निकालना है, वही ऊंचाई क्या निकालना है, ये ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई कितना निकालना है, मान लेते हैं h है, तो एक घनाभ बन जाएगा, चबूतरा जो होगा वो घनाभ बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चबूतरे का आयतन बराबर क्या होगा, निकाले गए मिट्टी का आयतन, निकाले गए मिट्टी का आयतन, है ना। तो चबूतरे का आयतन मतलब ये क्या है, घनाभ है, घनाभ का आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 22 × 14 × h। और निकाले गए मिट्टी का आयतन कितना है, 245 पाई। पाई मतलब 22/7 रख लीजिएगा, और उसके बाद साल करेगा, h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो बेटा यहीं तक रहा, और देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैं ले करके आया और बताया इसको, जितना हमसे हो सका मैं आप लोगों के लिए किया। छिन्नक का आयतन है तो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, फार्मूला हो सकता है फार्मूले पर ही 1 या 2 नंबर का आ सकता है, आ जाएगा, तो छिन्नक का फार्मूला याद कर लीजिएगा, बाकी पृष्ठ वगैरह क्या होता है। बाकी सब क्वेश्चन अगर आना होगा तो इसी में से आ जाता है, आ जाएगा। जितना हमसे हो सका उतना मैं किया, चाहता तो अभी आज हम सोच रहे थे कि 2 चरों वाला भी 2-4 क्वेश्चन ले लेंगे, त्रिकोणमिति का भी ले लेंगे, है ना। तो लेकिन कुछ एक्चुअली बगल में फंक्शन था, उसी से हमको 12 बज गया, 12:30 बज गया रात के। तो मैंने सोचा नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो देखे कि बंद हो गया, तब मैंने पढ़ाना शुरू किया। अब मुझे इस समय 4:30 5 बज गया है, पौने 5 बज गया है। ये सब बनाते बनाते एक्चुअली एडिट करना, एक वीडियो बनाया हूँ तो उसको एडिट किया, एडिट करने के बाद फिर इसको पढ़ाना शुरू किया, फिर मिटाना शुरू किया, ये सब चीज़ें होता है। तो आप लोगों के लिए मैंने इतना कुछ किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर अपने दोस्तों को आप अपना ये सारा वीडियो आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्त को भी फायदा मिले, ठीक है ना। तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए रात रात भर पढ़ाया जाता है ना। तो जितना इम्पोर्टेंट था चैप्टर, जो टफ चैप्टर माना जाता है, मैंने उसको लेकर के आया। बाकी त्रिकोणमिति, ऊंचाई और दूरी, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, इसको हर टीचर शुरुआत में यही पढ़ाता है, जब यहाँ तक कि वास्तविक संख्या भी नहीं पढ़ाता है। क्या क्या पढ़ाता है, पहले 2 चरों वाला रैखिक समीकरण पढ़ाता है, फिर द्विघात समीकरण, फिर हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमिति, ये सब स्टार्ट करता है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमने इसको बता दिया, आप जाके प्लेलिस्ट पर देख लीजिएगा, क्लास 10th लिखा है। और उसके बाद यूपी बोर्ड 2023
क्लास 10th लिखा हुआ है, 2 जगह आप जा कर के देख लीजिए, जितना बताया गया है आप उतना पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है, 50 से 55 नंबर तो आ जाएगा 70 में। बाकी आप जो पढ़े हैं साल भर का उसका तो फायदा होगा ही, ठीक है। और बस ये लास्ट वीडियो है आपके लिए, इस क्लास 10th के लिए। जब क्लास 10 से 11th में आएंगे एक नए सिरे से आप लोग को वीडियो अपलोड हम कर चुके होंगे कुछ न कुछ चैप्टर का, तो आप लोग उसको पढ़िएगा, खूब रिवाइज करिएगा। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।